Hello everyone, welcome to all of you in my फिजिक्स चैनल फिजिक्स प्लस। बच्चे आज से मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ, आपकी +1 क्लास की फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर आपको शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट डायमेंशन एरर एंड मेजरमेंट। इतना बड़ा नाम क्यों लिखा है? क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? भौतिक संसार। इसके बारे में आपको फिजिकल वर्ल्ड के बारे में फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। सेकंड आपको बताऊंगा यूनिट क्या चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को मेज़र करना है तो यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या होते हैं उसके। और थर्ड, किसी भी मेजरमेंट को करते हो तो एरर क्यों आता है, कैसे एरर आ जाता है, एरर को कैसे आप रिमूव कर सकते हो किसी मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम इसको स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। आप फिजिकल वर्ल्ड को समझना चाहते हो, देखिए बच्चे साइंस का स्टूडेंट है, तो चलिए आपके शुरू करते हैं आपके इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मैं आपको एक टर्म डिफाइन करने जा रहा हूँ, साइंस। साइंस क्या चीज़ है बच्चे? देखिए हमारी जो हमारी जो ह्यूमन बीइंग है, इसकी कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसे साइंस ने इन्फ्लुएंस ना किया हो। आज के डेट में आपके पास टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, आप फास्ट मीन ऑफ ट्रैवल से यूज़ कर रहे हो, आपके हेल्थ न्यूट्रिशन बहुत सारे एडवांस हो चुके हैं। तो ये सारी बच्चे क्या हैं, साइंस की आपको देन है। आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसे साइंस ने इन्फ्लुएंस ना किया हो। क्या आप में बच्चे कोई ऐसी सोच है? क्या आप ऐसी सोच रखते हैं कि आप भविष्य में बच्चे बड़े होकर क्या करें? आप ऐसी कार बनाएं जो आपकी स्पेस में या पानी के अंदर भी आपकी फ्लो कर सके। ठीक है, या आप भी बच्चे जैसे इतने बड़े बड़े डिज़ाइन हैं, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, तो क्या आप भी कुछ नया बनाने की सोच रखते हैं? अगर रखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड में साइंस की डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। साइंस के बारे में बात करें तो साइंस वर्ड, ठीक है, इटसेल्फ साइंस वर्ड आपका शुरू में साइंस वर्ड नहीं था, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। साइंस वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड साइंटिया। तो साइंस को इनिशियली बच्चे साइंटिया वर्ड से, लैटिन वर्ड है साइंटिया वर्ड से जानते हैं, जिसका मतलब होता है टू नो या नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज अगर मैं संस्कृत में बोलूँ तो इसे विज्ञान, और अरेबिक में बोलूँ तो इल्म, दोनों ही बच्चे सेम ही मीनिंग आपके कन्वे कर रहे हैं, नॉलेज। इसका मतलब नॉलेज को ही बच्चे साइंस का नाम दिया जाता है। अब आप नॉलेज कैसे गेन करते हो बच्चे? अगर मैं नॉलेज की बात करें तो नॉलेज हम दो ही तरह से गेन करते हैं। या तो हम नॉलेज गेन करते हैं बच्चे ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, हम नॉलेज कैसे गेन करते हैं? हम दो ही तरह से नॉलेज गेन करते हैं, या तो ऑब्जर्वेशन करके या आप एक्सपेरिमेंट करके। तो देयर आर टू वे बाय विच वी कैन गेन द नॉलेज। तो एक वे होता है बच्चे ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया या एक्सपेरिमेंट किया। जैसे आपने मान लीजिए स्विमिंग सीखनी है, तो सबसे पहले ये नहीं होगा कि आप स्विमिंग सीखने के लिए आप पानी में उतर जाइए, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आपको पता है आपके न्यूटन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने देखा था बच्चे आपके एप्पल की ट्री से एप्पल नीचे आया, फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, यहाँ से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया। ऐसे ही बच्चे आप भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, उनसे नॉलेज को गेन करते हो। ठीक है, हम अपने आसपास बहुत सारी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। जैसे आपने और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आपको पता है सन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में राइज करता है, कौन सी डायरेक्शन में सेट होता है। सोलर इक्लिप्स हो गया, मून इक्लिप्स हो गया, या आपके रेनबो, आपका वोल्केनो, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है। तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इन ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज गेन होती है। नंबर सेकेंड, जो एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं हम लोग, इस यानी कि वो नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से आपने गेन की है, अगर इस नॉलेज को आप एक सिस्टमेटिकली वे में लगा दोगे, तो सिस्टमेटिकली वे में किसी भी चीज़ को स्टडी करना ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। तो चलिए बड़ी आसान से साइंस की डेफिनेशन दे देते हैं, साइंस क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो साइंस की डेफिनेशन शुरू करते हैं यहाँ से। साइंस क्या चीज़ है बेटा? चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं साइंस को एक डेफिनेशन दूँ, द नॉलेज which we have gained through the knowledge which we have gained through observation and experiment. When such knowledge are arranged in the systematically way, then it is known as
साइंस। समझ आई बेटा? द नॉलेज विच वी हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, व्हेन सच नॉलेज आर अरेंज इन द सिस्टमेटिकली वे, देन दिस नॉलेज या देन दिस नॉलेज, या ऐसे लिख लीजिए, दिस नॉलेज इज नोन एज साइंस। तो उस नॉलेज को आप क्या बोलेंगे? साइंस का नाम देंगे। तो वो सारी की सारी नॉलेज जो आपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के कर करके सीखी है, अगर उस सारी ऑब्जर्वेशन को आप क्या करें, एक सिस्टमेटिकली वे में लगा दीजिए, तो उस सारी नॉलेज को ही आप क्या नाम देंगे? साइंस का नाम देंगे। अब बच्चे देखिए, ऑब्जर्वेशन आप अपने आसपास बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज गेन होती है बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो इसीलिए बच्चे हमने बेसिकली साइंस को क्या किया है, हमने अपनी साइंस को 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए साइंस कितने पार्ट में डिवाइडेड है, साइंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। साइंस को बच्चे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? साइंस को बच्चे फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। वो पार्ट कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट साइंस को आपको डिवाइड किया गया है, वो पार्ट है नॉन लिविंग थिंग आपकी, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग के साथ डील करता है, जिसका नाम है फिजिकल साइंस। तो फर्स्ट पार्ट है बच्चे साइंस का फिजिकल साइंस, ठीक है, फिजिकल साइंसेस। और सेकंड तरह की साइंसेस होती है बायोलॉजिकल साइंस। तो 2 तरह की बच्चे साइंस को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है फिजिकल साइंस, एक है आपकी बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या चीज़ होती है? द साइंस विच डील विद द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। आपकी ऐसी साइंसेस जो नॉन लिविंग थिंग के साथ डील करती है, मतलब जो चीज़ें जीवित नहीं है उनके साथ डील करने वाली जो भी साइंस है, उस साइंस को बच्चे हम फिजिकल साइंस का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल दूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी, एक्सेट्रा, ठीक है। तो साइंस की वो पार्ट, ठीक है, द साइंसेज विच डील विद नॉन लिविंग थिंग्स, वो साइंस जो नॉन लिविंग थिंग के साथ डील करती है उसे आप क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। और जो आपकी साइंस लिविंग थिंग के साथ डील करे, लिविंग थिंग के साथ डील करेगी, दैट साइंस आर नोन एज बायोलॉजिकल साइंस। जैसे बायोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, फोरेंसिक साइंस हो गया, ठीक है। इन सभी के अंदर हम लिविंग थिंग के साथ डील करते हैं। तो फिजिक्स वो साइंस जो नॉन लिविंग थिंग के साथ डील करे वो फिजिकल साइंस, जो लिविंग थिंग के साथ डील करती है उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस का नाम देते हैं, ठीक है। अब बच्चे मैंने आपको यहाँ कंक्लूड क्या बताया, साइंस क्या चीज़ होती है? साइंस का मतलब होता है नॉलेज। वो नॉलेज जो आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कर करके सीखोगे, जब इस नॉलेज को आप एक सिस्टमेटिकली वे में लगा दोगे तो इसे साइंस का नाम देंगे। साइंस को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है फिजिकल साइंस, एक है बायोलॉजिकल साइंस। नॉन लिविंग थिंग के साथ डील करने वाली साइंस को आप क्या बोलेंगे? फिजिकल साइंस। और जो लिविंग थिंग के साथ डील करेगी उसे क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल साइंस। ओके, अब आपकी बच्चे कोई भी देखिए, कोई भी थ्योरी आपकी साइंटिफिक थ्योरी कब कहलाएगी? देखिए, किसी भी नॉलेज को आप अगर सिस्टमेटिकली वे में लगा दोगे तो वो आपकी साइंटिफिक साइंस बन जाती है। अगर कोई भी नॉलेज, अगर मैं किसी भी नॉलेज को साइंस का नाम दे रहा हूँ तो वो आपकी श्योरली कुछ ना कुछ साइंटिफिक मेथड को जरूर ओबे करेगी। तो अगला आपका बच्चे बताते हैं वो साइंटिफिक मेथड, जिसके अकॉर्डिंगली किसी भी चीज़ को स्टडी करें तो वो साइंस में कहलाएगा। क्या है वो? चलिए नेक्स्ट आपका आर्टिकल चलिए तो आपको बच्चे नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइंटिफिक मेथड। किसी मेथड को साइंटिफिक मेथड कब नाम दिया जाएगा? अगर आप किसी भी नेचुरल फिनोमिना को डिटेल और डेप्थ के साथ अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी आप साइंटिफिक आप क्या करेंगे, जो भी आप अप्रोच लगाएंगे सिस्टमेटिकली, उसी को साइंटिफिक मेथड का नाम दिया जाता है। तो साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होता है बच्चे? चलिए साइंटिफिक मेथड के बारे में बता देते हैं। ए सिस्टमेटिकल attempt to understand natural phenomena in as detail and depth as possible and use the knowledge
and use the knowledge so gain to predict modify and controlled phenomena ठीक है, फिनोमिना। तो एक सिस्टमेटिकल बच्चे एक systematically attempt to understand the natural phenomena in as detail and depth as possible. The knowledge so gain predicted, modify and control आपके phenomena। तो एक सिस्टमेटिकली अटैम्प्ट जिसके द्वारा हम किसी नेचुरल फिनोमिना को डिटेल में और डेप्थ के अंदर हम उसे अंडरस्टैंड कर सकें और फिर इस नॉलेज का यूज़ करके हम उसको प्रेडिक्ट भी कर सकें वो क्या चीज़ है, उसे मॉडिफाई भी कर सकें और फिनोमिना को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो आप उसे क्या नाम देंगे, साइंटिफिक मेथड का नाम देंगे। ठीक है, तो कोई भी साइंटिफिक मेथड होगा उसमें कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे। हर एक साइंटिफिक मेथड में कुछ स्टेप्स होते हैं। चलिए उस स्टेप्स को समझते हैं। ठीक है, तो मेरा आगे बताने जा रहा हूँ। हर एक साइंटिफिक मेथड में कुछ आपके स्टेप इंक्लूड होते हैं, कुछ स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, वो बताने जा रहे हैं। अगर कोई भी मेथड आपका साइंटिफिक मेथड है तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उसका सबसे पहला स्टेप होगा सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आपको सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ भी बच्चे TE आना चाहिए था, TE। ठीक है, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन क्या होती है, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन। चलिए मैं आपको सारा स्टेप पहले बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्या है बच्चे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। देन क्या चीज़ है बच्चे, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल, एक्सपेरिमेंट। थर्ड नंबर पे क्या आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिवली। ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। नंबर 4 पे क्या आएगा बच्चे, नंबर 4 पे आएगी मैथमेटिकली मॉडलिंग। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। नंबर 5 पे आएगा बच्चे प्रेडिक्शन। एंड सबसे लास्ट है बच्चे नंबर 6 पे वेरिफिकेशन यानी वेरीफाई करो, और फॉल्सिफिकेशन जैसे रिजेक्ट करो। तो कोई भी बच्चे अगर आपकी कोई भी आपके जो साइंटिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड में कुछ ये आपके कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप में सबसे पहला स्टेप है सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन, सेकंड है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, तीसरा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, चौथा है मैथमेटिकली मॉडलिंग, फिर है प्रेडिक्शन, और फिर है लास्ट है उसकी वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बच्चे क्या हुआ, अगर मैं आपके न्यूटन का एग्जांपल लेता हूँ। न्यूटन ने बच्चे आपके जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, जिस आप लॉ को आप बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं, जो सारी यूनिवर्स को बच्चे बनाने के लिए जो एग्जिस्टिंग आपका जो लॉ है जिससे आप ग्रेविटेशन फोर्स को समझोगे, ठीक है, उसके बारे में बच्चे न्यूटन ने कैसे सोचा था। न्यूटन के एप्पल वाली स्टोरी आप सभी को बताइए। एक एप्पल बच्चे न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया था, एक एप्पल ऊपर से नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक एप्पल को बच्चे ऊपर से नीचे गिरता हुआ देखा। ठीक, ये हुई उसकी ऑब्जर्वेशन सिस्टमेटिकली। फिर उसने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को बच्चे उसने क्या किया, ऐसा नहीं कि एक बार गिरने से उसने ये ऑब्जर्वेशन को मान लिया, उसने बार बार बच्चे इस तरह की ऑब्जर्वेशन देखी। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन कि उसने देखा कि जब भी एप्पल गिर रहा है तो वो ऊपर से नीचे ही आ रहा है। फिर क्या किया उसने, ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया, स्टोन के साथ किया और भी जो भी बॉडी है उन सभी के साथ किया। जब किया तो बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट वही हुआ, जैसे आप उसने बॉडी को फ्री फॉल ऊपर से छोड़ा वो बॉडी नीचे की तरफ आई। फिर क्या हुआ, उसने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग ये सोचा भाई ये क्यों नीचे आया, तो ये नीचे क्यों आया, कोई ना कोई तो बच्चे आपके अर्थ और इसके बीच में कोई ना कोई तो ऐसा फोर्स होगा जो जिसके कारण ये नीचे आया।
तो फोर्स क्या निकल के आया बच्चे, वो फोर्स निकल के आया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो से जिस फोर्स के कारण ये नीचे आ रहे हैं उस फोर्स को न्यूटन ने क्या नाम दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दे दिया। फिर इसके अंदर ये सोचा गया ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये देखा गया ये जो फोर्स है ये बॉडी के मास के, मतलब अर्थ के मास और इस बॉडी के मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और दूसरा आपके डिस्टेंस के क्या होता है बेटा, इन्वर्सली स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के आपके आर्क स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। फिर क्या किया, इन दोनों को जोड़ के एक मैथमेटिकली मॉडलिंग बना दी, उसने एक मैथमेटिकली फार्मूला बना दिया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्केयर का। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका यूज हो जाता है, क्या है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आ जाता है m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्केयर। इस g को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। फिर इस फॉर्मूले को बचे डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर लगाया गया। क्या ये फॉर्मूला सिर्फ इन्हीं बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, क्या ये फिनोमेना ये आपका ला क्या आपकी अर्थ को भी अर्थ की रोटेशन है सन के राउंड से एक्सप्लेन कर सकता है, क्या मून की रोटेशन को एक्सप्लेन कर सकता है, या जितने भी प्लेनेट हैं उनकी रिवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो प्रेडिक्ट किया गया अगर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है तो ये आपका बार बार अगर रिपीट करने के लिए एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है हर चीज़ को, तब तो ये वेरीफाई आपका हो जाएगा। अगर नहीं कर रहा है डिफरेंट सिचुएशन में जाके गलत हो जाता है, तो गलत होने पे इसे क्या कीजिएगा, इसकी फॉल्सिफिकेशन कर दीजिए, मतलब इसे गलत हो जाएगा। आप दोबारा अपनी फर्स्ट स्टेप से शुरू हो जाइए और दोबारा ऑब्जर्वेशन कीजिए और फिर दोबारा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो इस तरह बच्चे अगर आप किसी भी चीज़ को करोगे, अगर ये मेथड आप अडॉप्ट करोगे तो उस आप वो जो भी आपकी सिस्टमेटिकली स्टडी होगी उसे आप साइंटिफिक मेथड का नाम दे सकते हैं। चलिए, साइंटिफिक मेथड बताने के बाद मैं आपको आपकी वो डेफिनेशन बता रहा हूँ जिसको मुझे शुरू करना है, जिसको आपको समझाना है, वो है फिजिक्स। लीजिए फिजिक्स के बारे में आपको बताता हूँ। फिजिक्स क्या चीज़ है बच्चे, अगर फिजिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करूँ तो ये भी आपका वर्ड आपका ये देखिए ये वर्ड भी आपका क्या है बच्चे, ये वर्ड भी इनिशियली फिजिक्स नहीं था, ये ग्रीक वर्ड से निकल गया है। दिस वर्ड फिजिक्स वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से निकल गया है और वो वर्ड था फ्यूसिस। ठीक है, तो फिजिक्स भी इटसेल्फ बच्चे आपका फिजिक्स नहीं था, ये भी एक ग्रीक वर्ड से निकल गया है फ्यूसिस, जिसका अगर मैं मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है नेचर। अगर मैं इसका इंग्लिश में मतलब बताऊं फ्यूसिस का तो क्या होता है बेटा, नेचर होता है इसका मतलब। ठीक है, तो नेचर होता है फिजिक्स का मतलब। तो सिंपल सी बात, साइंस की वो ब्रांच जो नेचर और नेचर में जितने भी फिनोमेना होते हैं उनके साथ डील करेगी, उस ब्रांच को आप क्या नाम दे सकते हैं, फिजिक्स का नाम देंगे। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस या द पार्ट ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with study of nature and natural formula या natural phenomena। तो साइंस के उपरांत जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना के साथ डील करेगी उसे क्या नाम देंगे, हम फिजिक्स का नाम देंगे। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है बच्चे, फिजिक्स द वर्ड फिजिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। ये ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से निकल के आया हुआ वर्ड है फिजिक्स, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है नेचर। तो फिजिक्स के उपरांत जो नेचर के साथ और नेचर में जितने भी फिनोमेना होते हैं, तो नेचर में जितने भी फिनोमेना हैं आपके उनके साथ डील करने वाली जो भी साइंस की ब्रांच है उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम फिजिक्स का नाम देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर दो ही प्रिंसिपल थ्रस्ट हैं, ठीक है, दो ही प्रिंसिपल हैं जो मेनली प्रिंसिपल थ्रस्ट हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी पूरी फिजिक्स बेस्ड है, जिसमें से पहला है आपका है यूनिफिकेशन। ठीक है, तो पहली प्रिंसिपल अप्रोच है, प्रिंसिपल थ्रस्ट है, हमारी फिजिक्स को समझना है तो उसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल थ्रस्ट है आपका यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, अगर उस अप्रोच को वो अटेम्प्ट जिसके द्वारा हम बहुत सारे फिनोमेना को फिजिक्स के कुछ लॉ या कुछ कंसेप्ट से एक्सप्लेन कर दें, तो फिजिक्स में इस अप्रोच को यूनिफिकेशन का नाम दिया जाता है। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिनोमेना, to explain diverse physical phenomena in the term of
in the terms of a few concept and law। तो फिजिक्स में, ठीक है, एंड लॉस, फिजिक्स में वो अटेम्प्ट, ठीक है। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफिकेशन का मतलब होता है टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन द टर्म ऑफ फ्यू कंसेप्ट ऑफ लॉ। तो फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट या कुछ लॉ का यूज़ करके अगर मैं बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दूँ तो फिजिक्स में इस अप्रोच को यूनिफिकेशन का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूँ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सभी बात है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ओके, तो सिर्फ मैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से बहुत सारे फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे फ्री फॉल बॉडी का, ठीक है। अगर एक बॉडी को अगर आप फ्रीली रिलीज कर दीजिए, उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारे यहाँ मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके मोशन को, अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लेंथ है 3, अगर उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसे भी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए रीज़न कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ऐसे ही अर्थ हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ऐसे ही बच्चे जितने भी प्लैनेट है वो हमारे किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? सन के अराउंड। हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी भी स्टार का बर्थ हो रहा है या आपका उसकी डेथ हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। उन सभी फिनोमेना को एक्सप्लेन करना हो तो आप सिर्फ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से ये सारे फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिजिक्स में इस अप्रोच को, जिससे आपने सिर्फ एक ही कंसेप्ट या कुछ एक लॉ या कुछ एक कंसेप्ट का यूज़ करके बहुत सारे आपने फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिए, इस अप्रोच को जी आपका नाम दिया जाता है यूनिफिकेशन का, ठीक है। फिजिक्स के अंदर सेकंड आपकी प्रिंसिपल अप्रोच रहती है, दूसरा है एक प्रिंसिपल अप्रोच जिसका नाम है रिडक्शनिज्म, ठीक है, रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शनिज्म क्या है? नाम से अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप देखिए नाम से क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए किसी भी प्रोसेस को रिड्यूस कर लीजिए और रिड्यूस करके उसे छोटे छोटे पार्ट में सोल्व करके कंप्लीट पार्टिकल को एक्सप्लेन कर दीजिए। मान लीजिए एक बॉडी है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बच्चे मैंने इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टी निकालनी है। मैं क्या करूँ? इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस पूरी बॉडी की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दूँ तो इसे इसी का नाम दिया जाएगा रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? रिडक्शनिज्म ए रिलेटेड, इसका मतलब होता है ए रिलेटेड एफर्ट is to derive the properties of bigger, more complex system from the properties of an interaction of its constituent smaller part is called, क्या बोलेंगे बच्चे? रिडक्शनिज्म। समझ आई बच्चे? चलिए दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ए रिलेटेड एफर्ट इज टू डिराइव द प्रॉपर्टी ऑफ बिगर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कंस्टेंट स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। मान लीजिए कोई बड़ा सिस्टम है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अगर मुझे इस पूरी बॉडी की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं पूरी बड़ी बॉडी की कोई प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कोई बिगर या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए इस बॉडी को बनाने वाले जो कंस्टेंट पार्टिकल हैं, अगर इन पार्टिकल की प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इस पूरी बॉडी की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दूँ तो फिजिक्स में इस अप्रोच को बोलते हैं रिडक्शनिज्म का, रिडक्शनिज्म बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चे हम क्या करते हैं? हीट के साथ डील करते हैं, टेम्परेचर के साथ डील करते हैं, एंट्रोपी के साथ डील करते हैं। तो हीट के साथ, टेम्परेचर के साथ डील करते हैं बेसिकली।
हीट और टेम्परेचर तो बच्चे क्या है, बहुत ही बच्चे आपकी क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बल्क क्वांटिटी है, बल्क प्रॉपर्टी होती है। अगर मान लीजिए मुझे किसी बॉडी का टेम्परेचर निकालना है तो मैं क्या करूँ, पूरी बॉडी का टेम्परेचर निकालने के लिए इस बॉडी के जितने भी कंस्टेंट पार्टिकल हैं इन सभी की काइनेटिक एनर्जी का एवरेज ले लीजिए, वही इस पूरी बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो मैंने क्या किया, इस बॉडी को बनाने वाले कंस्टेंट पार्टिकल्स का यूज़ करके इस बॉडी की प्रॉपर्टीज, बॉडी की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह आपके कंस्टेंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी का यूज़ करके पूरी बॉडी की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना, फिजिक्स में इस अप्रोच को बोलते हैं रिडक्शनिज्म। ठीक है, समझ आया? तो फिजिक्स का मतलब समझ आया, साइंस के उपरांत जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना के साथ डील करती है उसे आप फिजिक्स का नाम देंगे। दो अप्रोच है, यूनिफिकेशन और आपका कौन सा है बच्चे, दूसरा कौन सा बताया बच्चे मैंने, रिडक्शनिज्म का नाम बताया। ठीक है, नेक्स्ट आपके मूव करते हैं आपके स्कोप और एक्साइटमेंट की ओर। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और बताते हैं, स्कोप क्या चीज़ होती है, फिजिक्स की क्या स्कोप है और क्या एक्साइटमेंट है वो भी बता देते हैं। एक्साइटमेंट, ठीक है, तो फिजिक्स की क्या क्या स्कोप है बच्चे, स्कोप भी बतानी है, एक्साइटमेंट भी बतानी है। सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स के अंदर भी डिवाइड करूँ, देखिए फिजिक्स से भी जो आपको नॉलेज, नेचर और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करके आपको जो नॉलेज गेन होगी वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट होगी। इसीलिए बच्चे हम फिजिक्स को भी बच्चे क्या कर सकते हैं, फिजिक्स भी फर्दर डिवाइडेड है। अगर मैं पूरी फिजिक्स के अंदर पूरे नेचर को अगर दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँ तो पूरे नेचर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट कहला सकता है मैक्रोस्कोपिक, एक पार्ट क्या कहलाएगा बच्चे, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या है, हाँ जी, मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स कौन सी होती है, अगर मैं पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करूँ तो एक डोमेन कहलाएगा मैक्रोस्कोपिक डोमेन। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होगा, तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स इंक्लूडिंग द फिनोमेना एट लेबोरेटरी, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। तो आपकी माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, जो सारे के सारे फिनोमेना आप लेबोरेटरी के अंदर करते हो। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर कर सकते हो, या आपके जितने भी टेरेस्ट्रियल फिनोमेना हैं, मतलब जो लार्ज स्केल के ऊपर आप कोई फिनोमेना देख रहे हैं, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, TIRI, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, तो जो भी आपके देखिए पूरे वर्ल्ड को अगर मैं डिवाइड करूं तो पूरे वर्ल्ड को दो आप डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। एक डोमेन होती है मैक्रोस्कोपिक डोमेन, तो जितने भी फिनोमेना है मैक्रोस्कोपिक डोमेन में कौन कौन से फिनोमेना है जो आप लेबोरेटरी में कर सकते हो, टेरेस्ट्रियल स्केल के ऊपर कर सकते हो या एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। लेबोरेटरी के अंदर या एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब जैसे आप स्पेस के अंदर चले जाइए, प्लैनेट के साथ डील कर सकते हैं, या बड़ी बड़ी बॉडी के साथ डील करेंगे तो टेरेस्ट्रियल स्केल के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी आपके जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स के अंदर हम इन फिनोमेना जो आपके लेबोरेटरी टेरेस्ट्रियल या एस्ट्रोनॉमिकल स्केल के ऊपर हैं उन सभी के साथ डील करती है। बेसिकली आपकी देखिए आपके माइक्रोस्कोपिक डोमेन के साथ जो भी फिजिक्स आपकी जो भी फिजिक्स इसके साथ डील करती है उस फिजिक्स को नाम दिया जाता है क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो आपकी वजह क्लासिकल फिजिक्स आपकी यूज़ की जाती है माइक्रोस्कोपिक डोमेन के साथ डील करने वाली। ठीक है, द फिनोमेना आर स्टडी विद क्लासिकल फिजिक्स। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन के साथ डील करने वाली जो भी ब्रांच है उसे क्लासिकल फिजिक्स का नाम दिया जाता है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर बच्चे हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी करेंगे, जैसे हम करते भी आए हैं मैकेनिक्स। एक तो आपको मैकेनिक्स के बारे में बताना है, इसके अंदर मैकेनिक्स क्या चीज़ है, इसके साथ हम मैकेनिक्स के साथ डील करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा इसमें, थर्मोडायनेमिक्स इसी में याद आता है, ऑप्टिक्स इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी इसी में आ जाता है, या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोल दीजिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक डोमेन के साथ जो फिजिक्स डील करती है वो कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम किससे डील करते हैं बच्चे, लोअर स्टैंडर्ड से हम डील करते आ रहे हैं मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स क्या चीज़ है, फिजिक्स की वो ब्रांच जो आपके किसी भी बॉडी के मोशन के साथ डील करेगी। तो कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके मोशन के साथ डील करने वाली जो भी ब्रांच है उसे आप मैकेनिक्स के नाम से आप स्टडी कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स अभी बताया बच्चे मैंने आपको, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद हीट, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैसियस सिस्टम। किसी भी गैसियस सिस्टम की हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी के साथ डील करने वाली जो भी ब्रांच होगी उसे थर्मोडायनेमिक्स का नाम दिया जाता है। ऑप्टिक्स आप लोग स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो, ऑप्टिक्स क्या चीज़ है,
ऑप्टिक्स क्या चीज़ होती है बच्चे? अगर मैं बात करूं ऑप्टिक्स के बारे में, तो ऑप्टिक्स क्या चीज़ है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लाइट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो लेंस और लाइट की हेल्प से काम करते हैं। और लास्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का वर्ड का मतलब होता है चार्ज, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो चार्ज और उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिना हैं उनके साथ डील करने वाली जो भी ब्रांच है उसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का नाम दिया जाता है। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर हम क्लासिकल फिजिक्स जो बेसिकली इन 4 पार्ट्स के साथ डील करती है, वैसे और भी करती है लेकिन बेसिकली यही है। ठीक है, चलिए सेकंड डोमेन की ओर मूव करते हैं। आपकी जो फिजिक्स की सेकंड डोमेन के है, अगर आप पूरे वर्ल्ड की, एक मैक्रोस्कोपिक है तो दूसरी कौन सी होगी? माइक्रोस्कोपिक, जो आपकी किसके साथ डील करेगी? आपके एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या न्यूक्लियर फिनोमिना के साथ डील करेगी। तो चलिए मैक्रोस्कोपिक डोमेन बताने के बाद आपको सेकंड टाइप के डोमेन की ओर लेके जा रहे हैं। सेकंड टाइप की डोमेन कौन सी डोमेन कहलाएगी? माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक, आपके माइक्रोस्कोपिक डोमेन में कौन कौन से फिनोमिना आपके इंक्लूड होंगे? तो आपके माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, या आपके जितने भी न्यूक्लियर फिनोमिना है, न्यूक्लियर फिनोमिना। ठीक है, तो इनके साथ डील करने वाली जो भी आपकी डोमेन है उसे माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो स्मॉल एटॉमिक मतलब जितने एटॉमिक स्केल के ऊपर, आपके मॉलिक्यूलर स्केल के ऊपर या न्यूक्लियर फिनोमिना के साथ डील करने वाली जो भी डोमेन है उसे आप नाम देंगे माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर बेसिकली हम जिस फिजिक्स के साथ माइक्रोस्कोपिक डोमेन में अंदर डील करेंगे उस फिजिक्स का नाम है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स बेसिकली इनके साथ डील करेगी। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स ही आपकी एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या आपके सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ डील करती है। तो लीजिए, मैंने आपको फिजिक्स के अंदर 2 आपकी स्कोप बता दी है, जिसे एक का नाम दिया मैक्रोस्कोपिक डोमेन, दूसरी है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, अब आपको कुछ बच्चे आगे मूव करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठा लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी फिजिक्स के अंदर लेंथ की रेंज क्या है, सबसे पहले बता रहे हैं आपको रेंज ऑफ लेंथ। रेंज ऑफ लेंथ, ताकि आपको पता लग जाएगा फिजिक्स की रेंज कितनी है या उसकी एक्साइटमेंट या स्कोप क्या है। देखिए, रेंज की बात करें तो फिजिक्स के अंदर हम 10 की पावर -14 मीटर से लेके 10 की पावर -14 मीटर से लेके 10 की पावर 26 मीटर तक की सारी लेंथ को हम मेज़र करते हैं, डील करते हैं उनके साथ। 10 की पावर -14 क्या होता है? न्यूक्लियस का साइज, और ये क्या है? पूरे यूनिवर्स का साइज। तो न्यूक्लियस के साइज से लेके पूरे यूनिवर्स तक की जितनी भी लेंथ है वो सारी की सारी हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। दूसरी बात करें, हम आपको रेंज ऑफ मास की बात करते हैं। फिजिक्स के अंदर कहाँ से कहाँ तक के मास के साथ हम डील करते हैं। मास की बात करें तो 10 की पावर -30 किलोग्राम से लेके 10 की पावर 55 किलोग्राम तक की सारे मास ऑफ फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। 10 की पावर -30 किलोग्राम क्या किसका मास होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सबसे छोटी क्वांटिटी, और ये पूरे यूनिवर्स का बच्चे आपका क्या है? मास है। ओके, अगर हम बात करें टाइम की, ठीक है, थर्ड के ऊपर आ जाते हैं रेंज ऑफ टाइम। टाइम की बात करें तो फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? 10 की पावर -22 सेकेंड से लेके 10 की पावर 18 सेकेंड तक के सभी टाइम को बच्चे हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। ये कैसे निकालेंगे बच्चे? देखिए, अगर आप लेंथ को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करते 10 की पावर 8 से तो कॉस्पोनी निकल आते हैं। तो फिजिक्स के अंदर इस टाइम से लेके इस टाइम तक की बच्चे हम क्या करते हैं? सारे के सारे टाइम मेज़र करते हैं। तो देखा फिजिक्स की स्कोप और आपकी रेंज कितनी ज़्यादा है। ठीक है, आपके बच्चे टेरेस्ट्रियल फिनोमिना की बात करें, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल फिनोमिना की अगर बात, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था हमने, टेरेस्ट्रियल फिनोमिना लेबोरेटरी और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना के कुछ बीच में आते हैं। मतलब ये तो बहुत छोटे लेवल पे आ जाता है, स्मॉल लेवल होता है, एस्ट्रोनॉमिकल बहुत बड़ा होता है, इन दोनों के बीच में आती है आपकी टेरेस्ट्रियल्स के। देखिए, अभी आपको बताया स्कोप तो आपने देख लिया, बहुत बड़ा स्कोप है। एक्साइटमेंट की बात करें तो फिजिक्स के लॉ बच्चे बहुत ही सिंपल है और साथ साथ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। अगर आप एक सिंपल से लॉ को समझ के बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उस फिनोमिना को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए फिजिक्स को स्टडी करना अपने आप में बहुत ही एक्साइटमेंट है। ठीक है, एक्साइटमेंट इसकी बहुत ज़्यादा पीक है। इसीलिए बच्चे एक ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है आपका आइंस्टीन,
तो एक बार बच्चे आइंस्टीन ने इससे बारे में एक वर्ड लिखा था, उस लाइन को बच्चे मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने बोला था द मोस्ट इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए ना, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिबल थिंग्स about the world, is that it is comprehensible। ठीक है, तो एक ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है आइंस्टीन, तो आइंस्टीन ने बच्चे एक बार आपने प्रेडिक्ट की थी, एक लाइन लिखी थी, द मोस्ट इनकम्प्रेहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज दैट इट इज़ कम्प्रेहेंसिबल। तो आप जो सोचते हो जो काम बहुत मुश्किल है, वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता, तो अगर साइंस को साइंटिफिक मेथड से अगर किसी भी चीज़ को किया जाए तो बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक सेम साइंटिस्ट में एक और भी आपकी एक स्टेटमेंट दी थी, देखिए, नो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट can prove me right, a single experiment can prove me wrong। सेम साइंटिस्ट ने मुझे एक और भी बच्चे बोला था, देखिए, नो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, जितने मर्जी मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ, ठीक है, तो इससे नो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव मी राइट, बहुत सारे जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लूँ, एक्सपेरिमेंट करके ये नहीं कह सकते कि मैं राइट हूँ। एक सिंगल एक्सपेरिमेंट मेरे सारे एक्सपेरिमेंट को क्या शो कर सकता है, रॉन्ग भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह बच्चे एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है बच्चे, आइंस्टीन है। इन्होंने ये दो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन अक्सर में आ जाती है, तो मैंने इसीलिए बच्चे ये बताई हैं, ध्यान रखिएगा। ये है आइंस्टीन के द्वारा खोली गई आपकी दो लाइन्स सी साइंस के रिगार्डिंग, तो ध्यान रहेगा। चलिए, अब आपने देखा फिजिक्स की क्या स्कोप है, क्या एक्साइटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट बच्चे याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। चलिए, अब क्या अच्छे से बच्चे, मैं आपको बच्चे ये जो वीडियो है इसके सबसे लास्ट में अब क्या करने जा रहे हैं, अगला टॉपिक है, मैं आपको बच्चे कुछ साइंटिस्ट उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की थी और कहाँ से थे वो थे, इसके बच्चे इसके लिए क्योंकि वीडियो में बच्चे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं अल्टीमेटली सबसे लास्ट जो आपकी वीडियो का पेज होगा उसके ऊपर इसे अटैच कर दूँगा, आप वहाँ से याद रखिए, याद रखना जरूरी है, तो 5-5 10 करके उसे याद रख लीजिएगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान सुनिएगा, जिसका नाम है फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। बच्चे, आप नेचर के अंदर बहुत सारे फोर्सेस के साथ डील करते हैं, अपनी जनरल लाइफ में बहुत सारे फोर्सेस के साथ डील करते हैं, लेकिन अगर आपको बताऊं कि सारे के सारे फोर्सेस बेसिकली 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस से ही आपके प्रोड्यूस हुए हैं। तो नेचर के अंदर 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स मिलते हैं। इसके अंदर बच्चे फर्स्ट टाइप का फोर्स है, जब फर्स्ट फोर्स है आपका फंडामेंटल फोर्स, इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे फर्स्ट टाइप का फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज़ होता है, आपको पता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने रीड किया हुआ है। मान लीजिए 2 बॉडी है, उनके पास उनका मास है m1 m2 और उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर आपने क्या किया था, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं g, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल या यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, पता है किसी को, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहला फोर्सेस है जो आपकी किसी भी 2 बॉडी, यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडी, चाहे माइक्रोस्कोपिक डोमेन से लेके आपके माइक्रोस्कोपिक डोमेन के लिए बात करें, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक आपका यूनिवर्सल फोर्स है,
तो ये मैक्रोस्कोपिक डोमेन से आपके माइक्रोस्कोपिक डोमेन तक लग सकता है, यानी 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में भी और 2 बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के बीच में भी लग सकता है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। आपको कुछ अगर प्रॉपर्टी बताएं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सबसे पहली बच्चे आपकी प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी जितने भी फंडामेंटल फोर्स है उन सभी में सबसे वीकेस्ट फोर्स है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं इसकी बताऊं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, ये वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है, तो नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। सेकंड, अगर बात की जाए आपका ये फोर्स किस वजह से होता है? तो बॉडी के मास की वजह से होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू लिख सकते हो, बिटवीन एनी टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास। तो यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडी अगर उनके पास मासेस हैं, उनके बीच में ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर लगेगी। ये फोर्स आपका एक यूनिवर्सल फोर्स है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। ये फोर्स आपका यूनिवर्सल फोर्स है, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक दोनों डोमेन्स के अंदर ये वर्क करेगा। ठीक है, जितने भी आपके बड़े बड़े फिनोमेना हैं, जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, या आपका इवोल्यूशन ऑफ स्टार है, या आपकी फॉर्मेशन ऑफ स्टार है, फॉर्मेशन हो गई, इवोल्यूशन हो गई। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स हो गई, जितने भी फिनोमेना है, जितने भी मेजर फिनोमेना हैं, वो सारे के सारे आपके फिनोमेना आपके इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ मुझे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, ठीक है, अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या है? आपका अट्रैक्टिव ही नेचर होता है, कभी रिवर्स नहीं हो सकता। एक और बता देते हैं, ये माना जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो बेसिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? 2 बॉडी एक पार्टिकल एक्सचेंज करती है। द फील्ड पार्टिकल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सचेंज ऑफ ए पार्टिकल। दिस फील्ड पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण आपका ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसे बोला जाता है ग्रेविटॉन। तो ये माना जाता है 2 बॉडी इस पार्टिकल की एक्सचेंज करती हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या होता है बच्चे? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। चलिए आपको एक रेंज बता देते हैं। तो ये लार्ज रेंज फोर्स है, क्योंकि देखिए एफ की वैल्यू 0 पर होगी जब आर की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। तो ये लार्ज रेंज फोर्स भी है। तो बहुत सारी बच्चे मैंने आपकी इसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टी बताई। ये था आपका फंडामेंटली फर्स्ट आपका फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। चलिए सेकंड की ओर मूव करते हैं। सेकंड है बच्चे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फंडामेंटल फोर्स में सेकंड फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है बेटा चार्ज, मैग्नेटिक का मतलब होता है पता है मैग्नेट है। तो चार्ज और मैग्नेटिक मतलब चार्ज के कारण, ठीक है, चार्ज के कारण और मैग्नेट के कारण जो आपके फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं उसे आप क्या नाम दे सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नाम देते हैं। देखिए जब 2 चार्ज रेस्ट पे होंगे, मान लीजिए 2 चार्ज हैं Q1 Q2, ये रेस्ट पे हैं। अगर ये रेस्ट पे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस R मान लीजिए। तो 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन को डिटरमाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कूलम। इन्होंने एक कूलम लॉ दिया जो था F = K Q1 Q2/r²। मतलब जो भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी उसका मैग्नीट्यूड इनके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्केल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब तक आपके चार्ज रेस्ट पे होंगे तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दिया जाएगा। जैसे ही आपके चार्ज मूव करते हैं तो मूव करने से क्या होगा? मान लीजिए चार्ज आपके मूव करना शुरू करके इसी कंडक्टर में अगर चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। करंट के कारण क्या प्रोड्यूस होती है? करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी आपके फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे उसे मैग्नेटिक फोर्सेस का नाम दिया जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन ही नहीं, क्योंकि चार्ज और से मोशन, भाई पहले चार्ज रेस्ट पे था फिर चार्ज मूव कर गया। तो चार्ज एट रेस्ट और चार्ज मोशन के साथ, तो चार्ज और से एसोसिएटेड जितनी भी फिनोमिना हैं उनके साथ डील करने वाली आपकी जो भी फोर्स है उस फोर्स को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो ब्रांच है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नाम दे सकते हैं।
तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, चलिए इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में लगता है, बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल, ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। सेकंड बात करें, ठीक है, आपका जब भी चार्ज रेस्ट पे होगा, व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट, जब तक आपके चार्ज रेस्ट पे होंगे तो उनके बीच का जो फोर्स है, द फोर्स गिवन बाय कूलम लॉ, जब तक आप चार्ज रेस्ट पे होंगे तो उनके बीच में आप फोर्सेस को कूलम लॉ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी आपके चार्ज मूव करेंगे, ठीक है, जब भी आपके चार्ज क्या करेंगे बेटा, जब भी आपके चार्ज मूव करेंगे तो मूव करने के कारण क्या होगा, जब भी चार्ज मूव करेंगे तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देंगे। ठीक है, उनके कारण क्या प्रोड्यूस होगी, जब भी चार्ज मूव करेगा तो उनके कारण प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उनके कारण क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ओके, क्योंकि ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। चलिए एक और बता देते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ भी लिख सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, ऐसे फोर्स जिनके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो सिर्फ ऐसे फोर्सेज जिनके द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड ना करे। तो आपका ग्रेविटेशन फोर्स और साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट बात करें सेंट्रल फोर्स, ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब जो सेंटर से सेंटर के बीच में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है, तो ये प्रॉपर्टी बचे दो यहाँ भी लिखी जा सकती है। रेंज की बात करें तो ये एक लार्ज रेंज फोर्स है। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, लार्ज, इसकी रेंज क्या है बेटा, बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। चलिए और प्रॉपर्टी की बात करें, ये आपका क्वाइट स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू आपके ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अराउंड बात करूँ, देखिए ये 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 36 टाइम आपका ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है ये वाला। ठीक है, ओके, यहाँ पे बचे, ठीक है, यहाँ पे बचे क्या माना जाता है, बचे दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दो पार्टिकल के बीच में, तो ये माना जाता है दो पार्टिकल के बीच में इस पार्टिकल की कौन से, फोटोन। तो ये है फिट पार्टिकल, जिसकी एक्सचेंज की वजह से दो बॉडी के बीच में क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका प्रोड्यूस हो जाता है। तो लीजिए ये थे आपके फंडामेंटल आपके फोर्सेस के दो फोर्सेस बता दिए, टोटल 4 हैं। चलिए थर्ड फोर्स की ओर मूव करते हैं। थर्ड फोर्सेस के बारे में चलिए थोड़ा सा बताते हैं बच्चे। थर्ड फोर्सेस है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सा है, ठीक है, पोस्ट आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, द फोर्स विच बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस। द फोर्स विच बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर मुझे एक बहुत ही स्मॉल जगह है, न्यूक्लियस छोटा सा होता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर बहुत सारे अगर प्रोटॉन हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, जिससे आपका न्यूक्लियस ब्लास्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन अगेंस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपके बाइंड करके रखती है, जिसकी वजह से आपके प्रोटॉन के बीच में कूलम फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रख देता है, इसका एविडेंट ये देख लीजिए, हर एक चीज़ आपकी स्टेबल है, तो स्टेबल कौन सी है, अगर न्यूक्लियर स्टेबल है तो उसके लिए पॉसिबल रीजन यही है, उसके अंदर पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो ये आपकी जितने भी फोर्सेज हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, ये सबसे वीकेस्ट था, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर,
नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपेयर करूँ तो 10⁻38 टाइम ये स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, ठीक है, 38 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अगर बात करें ये आपका फोर्सेस, इस फोर्स के बारे में बात करें तो ये फोर्स बच्चे आपका चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज इंडिपेंडेंट है। चार्ज पे कौन सा फोर्स डिपेंड करता है? चार्ज पे तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी बात करें आपकी ये फोर्स के लिए फील्ड पार्टिकल हैं, क्या है, किसके कारण ये बच्चे आपका फोर्स, जैसे आपका ग्रेविटेशनल ग्रेविटोन के कारण, ये फोटोन के कारण, तो ये आपकी एक आपके सब एटॉमिक पार्टिकल है मिजोन, ठीक है। तो ये मिजोन की एक्सचेंज के कारण बच्चे ये फोर्स आपका प्रोड्यूस होता है। तो आपके बच्चे मिजोन की एक्सचेंज होती है जिसके कारण ये फोर्स का ओरिजिन माना जाता है, चलिए। तो चलिए बच्चे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर आपके तीन चीज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बताई कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बताते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसकी रेंज के बारे में बताते हैं। इसकी रेंज बहुत ही स्मॉल होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका लगता है तो स्मॉल रेंज का एक फोर्स है, ठीक है। तो स्मॉल रेंज का फोर्स है, अप्रॉक्सीमेटली इसकी रेंज होती है बच्चे 10⁻⁻15 मीटर। तो इसकी रेंज इतनी है। अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो गया तो आपका क्या होगा बच्चे, तो फिर क्या होगा, आपका कूलम फोर्स इफेक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बात करूँ तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अगर आपका एक न्यूक्लियस स्टेबल है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है। तो कोई भी आपका न्यूक्लियस या कोई भी न्यूक्लियाई अगर आपका स्टेबल है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही होता है, ठीक है। तो आज की बच्चे डेट के अंदर हमें पता लगा है, तो आपके आज की जो एडवांसमेंट हुई इससे पता लगा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे आज तक हम बच्चे क्या मान रहे हैं, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, जैसे आप मान रहे हो कि यही सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं। आज की डेट में बच्चे ये पता लग चुका है कि ये भी आपके मोर एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनकी कंपोजिट से बने हैं, इसे बोला जाता है क्वार्क, ठीक है। तो क्वार्क के बीच में बच्चे ग्रेविटी आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात आएगी, ठीक है। बस अभी तक के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता है। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं नेक्स्ट फोर्स की ओर, यानी नंबर 4 आपका जो आपका फंडामेंटल फोर्स है जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो लीजिए फोर्थ आपके को शुरू कर रहे हैं, फोर्थ फंडामेंटल फोर्स को, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, कहने के लिए वीक, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सब एटॉमिक पार्टिकल जिनका लाइफ टाइम बहुत ही स्मॉल होता है। तो आपके ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल जिनका लाइफ टाइम बहुत स्मॉल होगा, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसी को आप वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया जाता है। वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन के बारे में बात करूँ तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ अपीयर होती हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स, ठीक है, ओनली इन certain न्यूक्लियर फिनोमिना या प्रोसेस, बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा पता लगा, ओके। वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर ओनली इन द न्यूक्लियर प्रोसेस लाइक बीटा डीके ऑफ ए न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल जिनका लाइफ टाइम बहुत ही स्मॉल होता है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए थोड़ा सा बताते हैं। मान लीजिए बेटा ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इससे अल्फा बीटा गामा की रे की हो रही है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा गामा ये रही, अल्फा ये रही, मान लीजिए बीटा ये रही। हमें सिर्फ बीटा डीके की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिससे बीटा पार्टिकल आपके बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। कौन से पार्टिकल, बीटा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, ओके। तो आपके थ्योरेटिकली ये प्रेडिक्शन की गई, जब आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सेम था तो जितने भी बीटा पार्टिकल निकलेंगे उन सभी की एनर्जी क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो हर पार्टिकल की एनर्जी, अगर मैं हर पार्टिकल के नंबर और जो पार्टिकल और एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, तो एनर्जी
और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनके बीच में जब ग्राफ बनाया गया तो आपका ग्राफ इस तरह का एक ग्राफ बना, यानी हर पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग निकलनी शुरू हो गई। तो बच्चे फिर क्या सोचा गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कुछ और भी ऐसा कोई काम है जिसके कारण ये एनर्जी कॉन्टिन्यूसली चेंज की गई है। तो लेटर ऑन बच्चे एक थ्योरी है, लेटर ऑन ये डिस्कवर हुआ कि क्या कभी भी बीटा टी के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन, आपका जो बीटा पार्टिकल है वो सिग्नली बाहर नहीं निकलता। इस बीटा पार्टिकल के साथ हमेशा एक स्ट्रेंज पार्टिकल बाहर निकलता है। इस बीटा पार्टिकल के साथ एक स्ट्रेंज पार्टिकल जिसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो आपका एक एंटी न्यूट्रिनो, एक आपका स्ट्रेंज पार्टिकल है, वो इसके साथ हमेशा इसके साथ ही निकलता है। ये पहले क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ, क्योंकि ये सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसा है जिसकी लाइफ टाइम बहुत ही स्मॉल होती है। आपके बच्चे डिराक ने बच्चे फिर इसे एक्सपेरिमेंटली भी इन पार्टिकल को डिटेक्ट कर लिया था। तो इसका मतलब ये जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल है जिनका लाइफ टाइम बहुत ही स्मॉल है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से बीटा पार्टिकल हमेशा एक एंटी न्यूट्रिनो के साथ निकलता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिनके वजह से ये हमेशा एक साथ निकलेंगे, इसी को बच्चे नाम दिया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स का। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पता लगा बच्चे। चलिए अब वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करें। वीक न्यूक्लियर फोर्स की आपको प्रॉपर्टी बताएं। ठीक है, एक तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, एक तो आपका बच्चे ये भी कैसा है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। दूसरी बात, ठीक है, ये फोर्स कहने को तो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन मच स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड अगर प्रॉपर्टी बात करें, इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर होता है 10 की पावर -60 मीटर, तो ये यहाँ तक लग जाता है। थर्ड की बात करें तो ये एक लेप्टॉन, लेप्टॉन के बीच में, ठीक है, या एक लेप्टॉन और एक बेरियम के बीच में। चलिए ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, एक लेप्टॉन और लेप्टॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल इनके बीच में ये फोर्सेस आपके लगते हैं। तो ये थे बच्चे आपके फंडामेंटल आपके फोर्सेस इन नेचर। चारों के चारों फोर्सेस को ध्यान से आप जरूर स्टडी कीजिएगा। अब आपको बच्चे इनका एक कंपैरिजन कर देता हूँ, एक टेबल के अकॉर्डिंगली एक टेबल बना देता हूँ जिससे इनका कंपैरिजन कर देता हूँ। चलिए मेरा आपको अभी भी करवा के हटा हूँ, कौन से फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो मैंने आपको फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में बताया। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल के अंदर, सबसे पहले बात करेंगे नेम बताएंगे उस फोर्स का। सेकेंड आपकी बताएंगे उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है। थर्ड आपको बताएंगे उसकी रेंज। फोर्थ आपको बताएंगे ऑपरेट अमंग, कहाँ का ऑपरेट होते हैं, ऑपरेट अमंग कहाँ कहाँ वो ऑपरेट होते हैं। और फाइनली आपको बताएंगे उनका जो फील्ड पार्टिकल है, ठीक है, जिस फील्ड पार्टिकल की वजह से माना जाता है ये आपके प्रोड्यूस हुए हैं या आपके ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसकी बारी है बच्चे, सबसे पहले कौन सा फोर्स आपने स्टडी किया था। सबसे पहले हमने फोर्स शुरू किया था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ जी, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 10 की पावर -38 या 39, कहीं आप 38 39 यूज सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ओके, रेंज की बात करें तो इनफाइनाइट रेंज है इसकी, इनफाइनाइट रेंज है। आपकी ऑपरेटिंग करें तो यूनिवर्स में हर जगह लग जाता है, ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स, ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सभी पे लग जाता है। फील्ड पार्टिकल जिसके कारण ये होता है उसका नाम है ग्रेविटॉन। ठीक है, सेकंड की ओर मूव करते हैं। सेकंड आपका फोर्स हम डिस्कस करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये, ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करूं किससे बचे, स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10 की पावर -13 एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मान लो तो ये 10 की पावर 39 ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की टर्म में जा रही है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रेंज की बात करूँ तो वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटी रेंज होती है इसकी, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -16 मीटर होती है इसकी रेंज। ठीक है, तो कहाँ लगता है बच्चे, आपके सब एटॉमिक पार्टिकल, यस आपके सम एलिमेंट्री पार्टिकल, सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगता है।
सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में भी लगता है, ये न्यूट्रिनो के बीच में लगता है। फील्ड पार्टिकल की बात करें तो इसका फील्ड पार्टिकल, हाँ जी, इसका फील्ड पार्टिकल होता है बोसोन, ठीक है, यहाँ भी लिख लीजिएगा बोसोन, हमें यहाँ भी बताना चाहिए था। तो जिस वजह से फोर्स होता है, जिस पार्टिकल की एक्सचेंज की वजह से बीच में फोर्स होता है, उसे बोलते हैं बोसोन। तीसरा बच्चे आपका फोर्स आपको बताया गया था आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात करें तो ये इसकी स्ट्रेंथ होती है 10⁻²। रेंज की बात करें तो इनफाइनाइट रेंज है इसकी। बात करें ये कहाँ लगता है, अमंग ऑपरेट 4 पार्टिकल के बीच में लगता है सिर्फ, और इसके लिए फील्ड पार्टिकल क्या था, फोटोन, ठीक है। लास्ट कौन सा आगे बचे, लास्ट हमारा शुरू हो गया, कौन सा बचे लास्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 दे दीजिए। शॉर्ट रेंज है ये, शॉर्ट रेंज फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है 10⁻⁻14 मीटर। बात करें तो न्यूक्लियन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइनली नाम दिया जाता है न्यूक्लियंस, उनके बीच में मिलता है। और इसकी भी रिस्पॉन्सिबल जो वजह है इसके एक्सचेंज के कारण, उसे ग्लूऑन भी बोलते हैं, मिजोन भी बोलते हैं, ठीक है, ग्लूऑन और मिजोन। तो ये इसकी फील्ड पार्टिकल का नाम दिया गया है, ठीक है जी, बता रहा था बच्चे आपको। चलिए अब और आगे मूव करते हुए आपको फंडामेंटल रेंज के बारे में बताने के बाद और आगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपके कौन कौन से बताए बच्चे, आपको ये सारी चीज़ें बताने के बाद नेक्स्ट आपके मूव करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव कर रहे हैं, वो है कंजर्वेशन लॉ। अब कंजर्वेशन लॉ क्या चीज़ है बच्चे, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं, जो कभी आपकी चेंज नहीं होती। तो सम फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटीज लिख लीजिए, सम फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, सम फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व भी लिख सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, ऐसी क्वांटिटी को बोली जाती है कॉल्ड कंजर्व क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है बेटा कंजर्व क्वांटिटीज का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जो द लॉ गवर्निंग द कांस्टेंट क्वांटिटी इन ए प्रोसेस, तो ऐसा लॉ जो इन कांस्टेंट क्वांटिटी को यूज़ करेगा, ठीक है, आपका कांस्टेंट क्वांटिटी को यूज़ करेगा किसी प्रोसेस में, तो ऐसे लॉ को आप क्या कहेंगे, प्रोसेस इज कॉल्ड कंजर्वेशन, उसे क्या नाम देंगे, कंजर्वेशन लॉ का नाम देंगे, ठीक है। जैसे आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आपको बहुत सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको पहले पता भी होंगे, चलिए बता देते हैं। आपका फर्स्ट लॉ है बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ जी पता है इसके बारे में, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहती है, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। बट आपके टोटल सिस्टम के लिए एनर्जी क्या रहेगी, टोटल कंजर्व ही रहेगी, ये लॉ आपको पता है। सेकेंड लॉ की बात करें, सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन है बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसका बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। यानी किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व, ठीक है, रिमेन कंजर्व या कांस्टेंट,
तो किसी भी सिस्टम का चार्ज कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ना तो आप नया चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो, ना इसे ख़त्म कर सकते हो, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो लॉ भी बच्चे कंजर्वेशन, चार्ज भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करता है, तो इसीलिए सेकंड आपका बताया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए थर्ड की ओर मूव करते हैं। थर्ड है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। क्या है ये? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो उसकी लीनियर मोमेंटम क्या रहती है? कंजर्व रहती है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of external force, linear momentum of the system remain conserved। अगर आपने सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है तो उसकी लीनियर मोमेंटम क्या रहेगी बच्चे? हमेशा कंजर्व ही रहेगी। चलिए लास्ट की ओर मूव करते हैं। लास्ट कौन सा है बच्चे? आपका लास्ट आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चलना है, सिर्फ यहाँ पे आपका फोर्स होता है तो यहाँ पे क्या वर्ड होता है? टॉर्क होता है। तो क्या बोलेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, एंगुलर लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, in the absence of external torque, total angular momentum of the system remain conserved। तो ये है बच्चे आपके 4 कंजर्वेशन लॉ। तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू हमेशा कंजर्व रहती है, तो उन क्वांटिटी को अगर किसी लॉ के अंदर आप इस तरह गवर्न करोगे, इन क्वांटिटी को यूज़ करके जो लॉ आपके गवर्न किए जाते हैं उन लॉ को कंजर्वेशन लॉ का नाम दिया जाता है। 4 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लास्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो क्या था? अगर आप किसी बॉडी के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाएंगे तो उसकी एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ठीक है, ये था बच्चे आपका फर्स्ट चैप्टर। चलिए अब आपका क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चे आपका सेकंड आपका जो चैप्टर है उसे डिस्कस करेंगे।